चलिए तो शुरू करते हैं आज की कहानी। किससे रिलेटेड? आपका जो पेपर 3 का जो पहला टेस्ट हुआ था इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन में, इसी के हम लोग इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन को देखने वाले हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमिक्स सेगमेंट, इकोनॉमी सेगमेंट एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो वी विल बी डिस्कसिंग द फॉर्मेट्स ऑफ दोज क्वेश्चंस हियर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था हमारा सिलेबस, हमारे इकोनॉमी वाले सेगमेंट का 9th नंबर क्वेश्चन, जो कि क्या है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज द नीड ऑफ द आवर। कमेंट देखिए, जहां भी ये कमेंट टर्म दिया होता है ना, ये कमेंट ओपन वर्ल्ड होता है अपने आप में, ठीक है ना। जैसे कि आप अपने फ्रेंड के वॉलपेपर के पर जाकर, या मान के चलिए उन्होंने कोई पोस्ट डाला है, उसके नीचे जाकर कमेंट लिखते हैं, तो उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। यू कैन राइट एनीथिंग, समझ गए ना। तो सिमिलरली कमेंट जो होता है वो अपने आप में बहुत ही ओपन टर्म होता है। क्लियर? बट यहाँ पर क्या है, कुछ कीवर्ड्स हैं। क्या है कीवर्ड? सबसे बड़ा कीवर्ड है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, और हमको ये दिखाना है कि व्हाई इट इज द नीड ऑफ द आवर। तो अगर आप, या फिर मतलब इस ये नीड ऑफ द आवर क्यों है, इससे रिलेटेड हमें बात करनी है। तो अगर आप इस आंसर में हमें ये समझाते रह गए कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर होता क्या है, तो आपको नंबर कम मिलेंगे। अगर आप ये बताते रह गए कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करने के लिए क्या करना चाहिए, तो भी आपको नंबर कम मिलेंगे। बिकॉज आई जस्ट वांट कि आप मुझे ये समझाइए कि व्हाई क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज द नीड ऑफ द आवर। समझ गए? ये क्लियर हो रहा है? आप लोग यहाँ गलती कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। मैं आप लोगों को हर बार डिस्कशन में आकर यही बताता हूँ कि क्वेश्चन के एक्चुअल डिमांड को समझिए। यू विल हैव टू हिट दैट एक्चुअल डिमांड, ठीक है ना। कुछ भी लिख देने से, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में कुछ भी लिख देने से मार्क्स नहीं मिलेंगे अच्छे से, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में बताएंगे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है, तो आप बताइएगा। ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि हम ऐसा एग्रीकल्चर करें जो क्लाइमेट या फिर जो हमारे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उनको ध्यान में रख कर किया जा सके, ठीक है ना। उसी को हम कहते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। चाहे तो आप थोड़ा सा एक पैराग्राफ में और डाल सकते हैं कि इसके अंतर्गत और क्या क्या किया जा सकता है, बट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। फिर तुरंत आना है कि वाई नीड ऑफ द आर। ठीक, मैं तो बोलूंगा क्या कि सीधे हेडिंग ही बना लीजिएगा, वाई नीड ऑफ द आर, और फिर उसके बाद 2 4 5 पॉइंट में जो है वो आप बता दीजिए नीड ऑफ द आर क्यों है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, तो इतना लोगों का पेट भरने के लिए हमें जरूरी क्या है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करना होगा, नहीं तो क्या होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन की तरह नेगेटिव इंपैक्ट आएगा क्लाइमेट पर। दूसरा, तुरंत आप बताइएगा कि एरिया अंडर एग्रीकल्चर धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अदर मतलब यूजेस ऑफ लैंड, तो इसलिए हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करना होगा, नहीं तो प्रोडक्टिविटी मेंटेन नहीं रख पाएंगे। तीसरा चौथा पॉइंट आप बनाना चाहें तो आप ये बना सकते हैं कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इसीलिए हमें जरूरी है ताकि जो ये क्लाइमेट में चेंज आ रहा है उसका इम्पैक्ट हम अपने फूड ग्रेन या प्रोडक्टिविटी के ऊपर कम कर सकें, ठीक है। ये कई सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। पांचवा पॉइंट में आप ये भी डाल सकते हैं कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर वाज और इज इंक्लूडेड अंडर द एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है ना। द कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय एमएस स्वामीनाथन, तो एमएस स्वामीनाथन को भी आप कोट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें बताएंगे कि क्यों नीड ऑफ द आर है, समझ गए। और फिर आप चाहें तो कंक्लूड करते वक्त एक पैरा चेंज कीजिए और पैरा चेंज करके बता दीजिए, अच्छा हाँ, आप लोग ये जो गलती करते हैं ना कि वे फॉरवर्ड करके, अरे वे फॉरवर्ड जब तक पूछा नहीं है तब तक बताने का क्या जरूरी है, समझ रहे हैं ना। आप उसको कंक्लूडिंग पैराग्राफ में लिख दीजिए ना, वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि वो वे फॉरवर्ड ही है। एक लाइन में सुन लीजिए, यू विल मेक हेडिंग ओनली ऑफ दोज थिंग्स व्हिच आर डायरेक्टली आस्क्ड इन द क्वेश्चन। जो चीज डायरेक्टली नहीं पूछा है उसका हेडिंग नहीं बनेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को केवल वही चीज चाहिए, समझ गए। तो कंक्लूड करते वक्त बता दीजिएगा क्या कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए क्या करना है जी, थोड़ा सा वो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह यूज करने होंगे। इसके अलावा रिसोर्स वगैरह का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जैसे कि वो आपका ड्रिप इरिगेशन वगैरह वगैरह। फिर आप बताइएगा क्या कि जिन रीजन में जैसा क्लाइमेट है वैसा फसल उगाना। ये सब चीज हम कर रहे हैं, मिलेट्स को प्रमोट किया जा रहा है। इसी के साथ आप अपने आंसर को कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 मार्कर क्वेश्चन, बताइए, सीधे हिट कीजिए पॉइंट को। Next question was, how is protectionism a challenge for India in globalized world? यानी कि प्रोटेक्शनिज्म कैसे चैलेंज है इंडिया के लिए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। देखिए, अब इसके दो सेंस निकलते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ओपन एंडेड है, इसके दो डिफरेंट सेंस निकाले जा सकते हैं।
पहला तो इंडिया के प्रोटेक्शनिज्म के कारण इंडिया पर क्या चैलेंज हो रहा है, दूसरा इसका सेंस निकल रहा है कि जो ग्लोबल अरीना में जो प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, उस कारण से इंडिया के ऊपर क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। आप दोनों के बारे में दो दो पॉइंट, तीन तीन पॉइंट लिख दीजिए, आपका आंसर अपने आप परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली ये पूरी की पूरी कहानी किससे रिलेटेड है जी, प्रोटेक्शनिज्म से रिलेटेड है। ग्लोबलाइजेशन नहीं है यहाँ, इस कहानी का हीरो प्रोटेक्शनिज्म है। प्रोटेक्शनिज्म कैसे चैलेंज है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, तो इसके बारे में आपको बताना होगा। ऑब्वियसली आई वुड सजेस्ट कि आपको इस आंसर को ही स्टार्ट करना चाहिए प्रोटेक्शनिज्म के बारे में बताकर। ठीक है ना, बता दीजिएगा कि प्रोटेक्शनिज्म इज अपोजिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है ना, वहां पर खोलने की बात करते हैं, यहाँ पर हम दरवाजों को बंद करने की बात करते हैं, यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी, हम अपनी बाउंड्रीज को बंद कर लेंगे, इसकी बात करते हैं। क्लियर हो गया। टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड दे रखा है, तो आप चाहें तो एक पैराग्राफ में डाल सकते हैं उसके नीचे कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, आज वर्ल्ड सिनेरियो में ऐसा दिख रहा है कि प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज इमर्ज हो रही है। बताइएगा, ट्रंप टैरिफ, उधर ब्रेग्जिट हो रहा है, उधर जो है क्या बोलते हैं चाइना की अपनी पॉलिसीज, तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रोटेक्शनिज्म की तरफ धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ रहा है। आप बताइएगा कि इवन इंडिया, भारत में भी इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं, आत्मनिर्भर भारत कर रहे हैं, हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं प्रोटेक्शनिज्म को प्रमोट कर रही है। अब आइएगा, पहला लिखिएगा कि वर्ल्ड में प्रोटेक्शनिज्म के कारण इंडिया के ऊपर क्या चैलेंज है। प्रोटेक्शन चैलेंज ओवर इंडिया ड्यू टू प्रोटेक्शनिज्म वर्ल्ड वाइड, उसमें दो तीन पॉइंट डालिएगा। पहला तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम माल बेच नहीं पाएंगे, वो लोग टैरिफ बढ़ा देंगे ना, ट्रंप बोल तो रहे हैं, यही वाली बात आपको बता देनी है। दूसरा आप इसी में बताइएगा कि हमारे लोगों को HIV, वो जो H1B वीजा या फिर इस सब टाइप के जो है वीजा वगैरह नहीं मिलेंगे, तो इससे क्या होगा कि भारत के लोग जो विदेश में जाकर अर्न कर सकते थे, रेमिटेंस जो हमको मिलता था, वो सब कम हो जाएगा। समझ रहे हैं। तीसरा आप चाहें तो यहीं पर आप बता सकते हैं कि प्रोटेक्शनिज्म के कारण क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट में हमारी रीच कम हो जाएगी, इंटरनेशनल ट्रेड में जो है वो हमारा पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा। क्लियर। ठीक। चौथा आप बता सकते हैं क्या कि प्रोडक्शन इस कारण से गिरेगा तो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। क्लियर हो गया। ठीक, क्यों, क्योंकि हम बाहर बेच नहीं पाएंगे ना, प्रोडक्शन गिरेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। चाहे तो लिंक कर सकते हैं आप, शेयर मार्केट पर भी इफेक्ट पड़ेगा, आजकल न्यूज में चल भी रहा है, तो थोड़ा सा बता सकते हैं। फिर दूसरा पैरा चेंज कीजिएगा और उधर आप बताइएगा कि वर्ल्ड में प्रोटेक्शनिज्म नहीं, इंडिया अगर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करता है तो इस कारण से इंडिया के ऊपर क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, बताइएगा। थोड़ा सा कनेक्टिंग पैराग्राफ में बताइएगा क्या कि ऐसा इंडिया पहले भी कर चुका है, 1970s 80s का जो एरा है, उस टाइम हम लोग प्रोटेक्शनिज्म को फॉलो करते थे। ठीक है ना, जब हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज को फॉलो कर रहे थे बिफोर 1991 वाला। तो बताइए कि अब अगर इंडिया फिर से प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ेगा तो इस कारण से क्या क्या चैलेंज आएंगे। सबसे पहला तो इंडिया में क्या हो जाएगा कि FDI वगैरह आना कम हो जाएगा, जिससे फॉरेन करेंसी नहीं आएगा, डिवेल्युएट होगा आपकी करेंसी, अभी हो रहा है न्यूज। फिर दूसरा आप इसमें लिंक कर दीजिएगा कि नई कंपनियां नहीं आएंगी तो जो जॉब्स क्रिएट हो सकते थे वो कम हो जाएंगे। तीसरा आप बताइएगा कि कंपटीशन नहीं रहेगा तो इंडियन कंपनीज वगैरह की भी एफिशिएंसी कम होगी। क्लियर हो रहा है, इंडियन लैक ऑफ कंपटीशन, ठीक है ना, इस कारण से एफिशिएंसी कम होती है। क्लियर हुआ, जॉब क्रिएशन कम हो जाएगा, खैर वो तो मैं बता ही चुका हूँ। क्लियर हो गया, तो ये सारी बातें बताइएगा, प्रोडक्शन कम होगा, जीडीपी गिरेगी, ये सब बताइएगा। ठीक है, आप चाहें तो कंक्लूड करते हुए इसमें एक और टर्म यूज कर सकते हैं, आई डोंट नो वेदर यू और नो दिस और नॉट। आप बता दीजिएगा लेट कन्वर्जेंस ट्रैप में इंडिया फंस गया है। ठीक है ना, लेट कन्वर्जेंस ट्रैप, ये टर्म आया था इकोनॉमिक सर्वे में, इस बार के में नहीं, पुराना इकोनॉमिक सर्वे उसमें था लेट कन्वर्जेंस ट्रैप। यानी कि जब पूरा वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन कर रहा था, जब पूरा वर्ल्ड जो है वो ग्लोबलाइजेशन का हल्ला कर रहा था, उस टाइम हम लोग अपने दरवाजे बंद कर बैठे हुए थे। और जब हमने ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठाना शुरू किया तो तब तक पूरे दुनिया ने अपने दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए, तो हम लेट हो गए हैं। ठीक है ना, अब हम उन लोगों तक पहुंच पाने में हमें दिक्कत हो रही है, इसी को कहते हैं लेट कन्वर्जेंस ट्रैप, तो हम फंस गए हैं इसमें। तो आप चाहें तो इस तरह से अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, सीधा साधा सब क्वेश्चन था, दो पार्ट में बांटते इतने सारे पॉइंट मिल जाते आपको, आप आराम से इसमें आउट ऑफ 10 7 8 मार्क्स तो आराम से स्कोर कर सकते थे। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाज 18th नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज इट सेइंग, फूड प्रोसेसिंग इज द सनराइज सेक्टर फॉर इंडियन इकोनॉमी। याद कीजिए लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इफ एनी स्टेटमेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन देन इट इज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड यू विल हैव टू डील विद इट। ठीक है, तो अगर ये लाइन लिखा हुआ है कि इज द सनराइज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो इसके बारे में बताना तो पड़ेगा ना आपको, बिना बताए कैसे बढ़ जाइएगा। ठीक,
तो बताइए थोड़ा सा फूड प्रोसेसिंग के बारे में क्या है, 2-3 लाइन में लिखिए कि फूड प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि रॉ फूड के फॉर्म में चेंज कर देना, कुछ वैल्यू एडिशन कर देना, जिसके थ्रू या तो उसका हम शेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं या उसके अंदर कुछ और नया मतलब एडिशन वगैरह कर देते हैं, इसी को हम फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। सनराइज सेक्टर क्यों है बताइएगा, क्यों? क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के ग्रोथ के बहुत हाई स्कोप्स हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी रिक्वायरमेंट इंडिया में प्रेजेंट है। चाहे तो एक चार्ट बनाकर बता दीजिएगा, लेबर प्रेजेंट है, ठीक है ना, फूड ग्रेन प्रेजेंट है, क्या बोलते हैं इसके लिए जो बाकी टेक्नोलॉजी वगैरह चाहिए वो सब प्रेजेंट है, मार्केट प्रेजेंट है, समझ गए? ये सारी चीजें आपको बताइएगा, यूथ सब कुछ तो है ही यहाँ पर प्रेजेंट। तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि ये फ्यूचर में और ज्यादा ग्रोथ ला सकता है, इंडियन जीडीपी को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकता है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर के ऊपर जो लोगों की डिपेंडेंसी है उसको कम कर सकता है, इसीलिए ये सनराइज सेक्टर है। अब आएंगे सेकंड पार्ट की तरफ, क्या पूछ रहा है, डिस्कस द चैलेंजेस। क्या चैलेंजेस हैं इसमें, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहला तो बताइएगा क्या कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में चैलेंज है कि क्रेडिट वगैरह की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। दूसरा, लैंड रिसोर्स, हवा में तो लगाएंगे नहीं, ठीक है ना, तो लगाने के लिए जमीन वगैरह मिल नहीं पाता है। तीसरा आप बताइएगा क्या कि स्किल्ड लेबर की कमी है, ऐसे ही रैंडमली किसी को तो उठा के नहीं लगा देंगे ना फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। चौथा आप बताइएगा क्या कि अभी भी मतलब हम लोग वो गेहूं और मतलब वीट और राइस उस सिस्टम से बाहर नहीं आ पाए हैं, तो जो अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल्स हैं उनसे रिलेटेड अवेलेबिलिटी में कमी रहती है। पांचवा चैलेंज बताइएगा कि गवर्नमेंट के लॉज जो है वो बहुत हद तक स्ट्रीमलाइन नहीं है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जैसे प्रोविजन है जो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, समझ गए? ये है कुछ चैलेंजेस, ठीक है। और भी आप एक दो चाहें तो डाल सकते हैं, बट 5 डाल दिया इनफ है। अब क्या करना है, सॉल्यूशंस बता देना है कि इनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बताइएगा। चैलेंजेस को उल्टा करके सॉल्यूशन निकल जाता है। तो सीधे आप बताइएगा क्या कि स्किल देने की जरूरत है, आप जो पीएम प्रधानमंत्री की कौशल विकास योजना जैसे स्कीम चला रहे हैं उसमें इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है ना, इजी क्रेडिट अवेलेबिलिटी करवाइए, आसानी से जो है वो इन लोगों को क्या बोलते हैं लाइसेंस वगैरह दीजिए, क्लियर है। लैंड पूल वगैरह क्रिएट कीजिए, लैंड बैंक जैसे कॉन्सेप्ट लाने की जरूरत है ताकि आसानी से इन लोगों को लैंड वगैरह मुहैया करवाया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर एक मेजर प्रॉब्लम है, ये पीछे भी आप डाल सकते हैं, कनेक्टिविटी नहीं है, सड़क वगैरह, बिजली, पानी, इन सब की कनेक्टिविटी का इशू है, तो इन सबको आप डाल सकते हैं। आप बताइए क्या कि वो व्हीट राइस वाले सर्कल से बाहर निकलने की जरूरत है, बाकी फूड ग्रेन्स की तरफ, मतलब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, क्लियर हुआ? तो इनके थ्रू आप कर सकते हैं। कंक्लूड करते वक्त चाहे तो 2-3 स्कीम्स के नाम के साथ आप उन्हें बात बता सकते हैं कि इन दिस डायरेक्शन गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी टेकन मल्टीपल स्टेप्स, जैसे कि बता दीजिएगा पीएलआई चलाया जा रहा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना चलाया जा रहा है, तो इस तरह की कई सारी स्कीम्स चलाई जा रही है। ऐसे आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं, क्लियर हुआ? चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू व्हाट इज जेंडर बजटिंग, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन इंडिया। पहली बात तो अगर इतना बड़ा क्वेश्चन है, 15 मार्कर क्वेश्चन है और उसमें अगर ये पहला पार्ट है तो इसके बारे में भी बताना होगा। आप लोग 2 लाइन लिखकर बढ़ गए थे सीधे। तो एक बात बताइए, अगर 15 मार्कर है तो कम से कम आप इस पार्ट को 5 मार्क्स का तो मानेंगे ना, ठीक है? तो आपके आंसर का भी तो लगभग 1/3 होना चाहिए ना जेंडर बजटिंग। इसको समझा ही नहीं रहे हैं, एक लाइन में लिखकर चले आ रहे हैं और उसमें से भी आधे लोग गलत लिख रहे हैं। जेंडर बजट कोई अलग बजट नहीं होता है, समझ गए? एक लाइन में समझ लीजिए इस बात को, जेंडर बजट इज नॉट अ सेपरेट बजट, ये कोई अलग बजट नहीं है। ये जो नॉर्मल बजट है उसी का जेंडर पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएट करना है, समझ गए? उसको कहते हैं जेंडर बजट। थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। 2001 में भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था, सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह से चला आ रहा है, फिर धीरे धीरे जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कर दिया है, सभी मिनिस्ट्री के सभी डिपार्टमेंट के लिए मतलब ये कंपलसरी कर दिया है क्या कि आप अपना एक जेंडर बजटिंग सेल रखेंगे और आपको बताना होगा, क्लियर हुआ? ठीक, चाहे तो थोड़ा सा इसमें करंट पर्सपेक्टिव डाल सकते हैं कि लास्ट ईयर्स बजट आफ्टर दी मोदी गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड अगेन, जो जेंडर बजट है पहली बार हमारे जीडीपी का 1% टच किया था, तो ये बहुत बड़ा नंबर है, तो आप इस बात को भी मेंशन कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा करंट वाला पर्सपेक्टिव आ जाएगा आपके आंसर में, ठीक है? अभी और थोड़ा सा ताजा चाहते हैं तो बता सकते हैं कि इस बार का हमारा जो जेंडर बजट है वो पिछले बार के कंपैरिजन में मोर देन 30% बढ़ा है, बहुत बड़ा नंबर, लगभग हम क्या बोलते हैं पूरे ओवरऑल हमारे बजट का 8% के आसपास पहुंच गया है, पूरे ओवरऑल बजट का 8%। इस तरह से कुछ डेटा फैक्ट डाल सकते हैं। ये पहले पार्ट पर आप लोग लिखे ही नहीं बिल्कुल भी,
ठीक है, तो इसके बारे में लिखना है जी, इस पर भी काम करना है। अब फिर आना है डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन इंडिया, आखिर इंडिया में क्यों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको बताना होगा कि इंडिया में जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर बेस्ड एक्सप्लॉइटेशन प्रोमिनेंट रहा है। हमारे यहाँ महिलाएं जो होती हैं या विमेन आर कंसिडर्ड एज दी पार्ट ऑफ वल्नरेबल सेक्शन, तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है। यहाँ पर बता दीजिएगा कैसे इंपॉर्टेंस है, उसको बांट दीजिएगा। बताइए, सोशल सेक्टर पर रिफॉर्म, महिलाओं को जो है वो इक्वल स्टेटस वगैरह दिलाने के लिए, उनके कंडीशन में इंप्रूव करने के लिए, उनके हेल्थ में इंप्रूव करने के लिए, उनके एजुकेशन लेवल को इंप्रूव करने के लिए जेंडर बजट रिक्वायर्ड है, तो सोशल। दूसरा बताइए इकोनॉमिक, महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है, 25% के आसपास है अगर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करें तो, ठीक है ना। ये बताइएगा, ठीक, अगर जॉब मिलता भी है तो पिंक कॉलर जॉब्स, फिर से उसके अलावा ग्लास सीलिंग वगैरह, तो महिलाओं के जॉब पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए उनमें जरूरी है, ठीक है। तीसरा बताइएगा क्या बोलते हैं महिलाओं में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, महिलाओं में इंपावरमेंट को इंक्रीज करने के लिए, सो दैट दे माइट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, इसलिए भी जेंडर बजट रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, आपके पॉइंट्स कनेक्टेड हो, आपके आपके आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो ये बार बार शो कर रहे हो कि इसी क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूं, ठीक है। ये चीज इंश्योर करना होगा आप लोगों को अपनी राइटिंग स्किल के थ्रू, अपने लैंग्वेज के थ्रू, क्लियर। तो लास्ट, तो ये चार थे आपके किससे रिलेटेड जी, ये चार क्वेश्चन हो गए आपके इकोनॉमिक से रिलेटेड। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन विच वाज विथ रेस्पेक्ट टू योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, आपके सिलेबस में है ना, एप्लीकेशन ऑफ साइंस, तो लीजिए एप्लीकेशन पर क्वेश्चन पूछ लिया, इसरो हैज बीन मेकिंग इंडिया प्राउड। अब देखिए ये फिर स्टेटमेंट है, आपको इसके बारे में कुछ तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, आप डायरेक्टली इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको बताना होगा कि इसरो इज द प्रेस्टिजियस मतलब बॉडी, थोड़ा सा एक दो लाइन अगर लिखना चाहे तो बता दीजिएगा, वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1969 एंड सिंस देन डिस्पाइट ग्लोबल रेजिस्टेंस एंड डिस्पाइट मतलब सैंक्शंस ओवर इंडिया, इट हैज बीन कंटिन्यूअसली वर्किंग टुवर्ड्स the development of Indian economy, या फिर आप बता सकते हैं कि ओवरऑल साइंटिफिक डेवलपमेंट इन इंडिया। आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा कि हम लोगों ने जो जो चीजें अचीव की है ना, और जिस रेट में अचीव की है, जिस एफिशिएंसी के साथ अचीव की है, जिस मतलब क्या बोलते हैं कमियों को, मतलब बाकियों को ज्यादा फेल होना पड़ा था, मतलब जिस इंटेंसिटी के साथ चीजों को हमने अचीव की है, कई सारी कंट्रीज जो है उतने कम खर्चे में, उतने कम टाइम पीरियड में इन चीजों को अचीव नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है ना। इट हैज बीन मेकिंग अस प्राउड, ठीक है ना, क्लियर है। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ड्रामेटिक टाइप का भी आप डाल सकते हैं, क्या कि चंद्रयान-3 चंद्रमा पर उतरा गया है हमारा, ठीक है ना, आप लोग जानते हैं ना, साउथ पोल पर उतर के इसने हमारे कंट्री को प्राउड महसूस करवाया है, इस तरह का बता सकते हैं सॉफ्ट लैंडिंग करके। तो इस तरह के कोई लाइंस के थ्रू आप बता सकते हैं, या बता दीजिएगा मॉम, जितना अमेरिका का खर्चा हुआ था उसका 1/10 में हम लोगों ने पहुंचा दिया था, 6 या 700 मिलियन के आसपास अमेरिका को लगा था मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजने में, हम लोगों ने कितने में भेज दिया था, 70 मिलियन में भेज दिया था, 74 75 के आसपास में भेज दिया था। इस तरह के लाइंस के थ्रू आप ये बात समझा सकते हैं कि इसरो हैज बीन मेकिंग इंडिया प्राउड, क्लियर हो गया ना। फिर आपको बताना होगा डिस्कस सम रिसेंट एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, क्लियर हो गया। तो पहले तो कुछ रिसेंट वाले बताने हैं, फिर कुछ फ्यूचर वाले बताने हैं। अब देखिए सिंपल फैक्ट्स है, यहाँ पर रिसेंट प्रोजेक्ट हेडिंग डालना है, 4 प्रोजेक्ट लिख दीजिए। रिसेंट प्रोजेक्ट कौन कौन सा है, अब रिसेंट का मतलब ये नहीं है कि आप आर्यभट्टा को लॉन्च करवा रहे हैं 1980s वाला, आसपास के लिखने थे, ठीक है ना। आदित्य L1 एक लाइन में लिखिए, सन के कोरोना को ऑब्जर्व करने के लिए। चंद्रयान-3 सीधे लिखिए क्या कि लैंडर और रोवर, प्रज्ञान विक्रम, ठीक है ना, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर, बताइए सॉफ्ट लैंडिंग किया। उसमें से डाल दीजिए स्पेडएक्स, अभी तो तुरंत हुआ है डॉकिंग, हम लोगों ने करके दिखाया है, एकदम ताजा ताजा, क्लियर हो गया। और थोड़ा सा पीछे जाना चाहते हैं तो बता दीजिएगा क्या कि हम लोगों ने मॉम लॉन्च किया था। ये हो गए 4 अलग अलग डायमेंशन, 4 अलग अलग पार्ट टाइप के जो है वो आपके रिसेंट प्रोजेक्ट रहे हैं, क्लियर है। इसके अलावा अगर आपका मन हो तो कुछ आप उस टाइप वाले भी डाल सकते हैं, क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट वगैरह कुछ डाल दीजिएगा नाम, क्लियर। तो ये हो गए आपके कुछ रिसेंट। फ्यूचर प्रोजेक्ट, फिर हेडिंग बनाइएगा फ्यूचर प्रोजेक्ट, नाम एक लाइन में क्या करना है तुरंत डालिए, निसार, नासा इसरो रिसर्च प्रोजेक्ट, क्लाइमेट वगैरह के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। दूसरा डालिए उसी में गगनयान, स्पेस मैन्ड स्पेस मिशन। अगला डालिए उसी में क्या, मॉम 2 या चंद्रयान-4 जो डालना चाहते हैं, MLM लॉन्च करने वाले हैं, मार्स लैंडर मिशन। पिछला वाला तो था ऑर्बिटर मिशन ना, इस बार लैंडर मिशन, अब हम लैंड करेंगे मार्स पर।
वो भेजने की बात हो रही है। चाहे तो आप ये भी बोल सकते हैं भारतीय अंतरिक्ष केंद्र, जो नई बात बनाए थे, मतलब इंडियन स्पेस स्टेशन बनाने की बात की जा रही है, वो ये है फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। अब फिर सीधे आइए आप कि व्हाट विल बी देयर इंपैक्ट ऑन ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के ऊपर इनका इंपैक्ट क्या होगा। इंपैक्ट ओवर ह्यूमैनिटी हेडिंग आया तुरंत, क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन बताना है ना। तो बताइए, पहली बात तो हमारे स्पेस यूनिवर्स, इससे क्या होगा कि हमें पूरे यूनिवर्स के बारे में हमारी समझदारी बढ़ेगी, जिससे हमें धरती को भी समझ पाने में और ज्यादा मदद मिलेगी। दूसरा आप बताइएगा क्या कि कई सारे नए नए रिसोर्सेस, जैसे कि हीलियम थ्री वगैरह की बात होती है ना, तो इन रिसोर्सेस तक हमारी पहुंच इंश्योर हो पाएगी। तीसरा आप बताइएगा क्या कि ह्यूमैनिटी के लिए जरूरी इसलिए है, मतलब ये रोल प्ले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे हमको क्लाइमेट को समझ पाने में, इन सब चीजों को समझ पाने में बड़ी आसानी होगी, जिससे हम डिजास्टर या जो समस्याएं हैं उनको हम आसानी से डील कर पाएंगे। चौथा बताइए क्या कि इन इसरो के एफर्ट के कारण हम ठीक से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आज हम टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, ये सारी चीजें इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये पूरा जो है वो सैटेलाइट सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पॉइंट्स बताइएगा। कंक्लूड करते हुए डाल दीजिएगा क्या कि इसरो हैज बीन मेकिंग इंडिया प्राउड। आज तो एक मतलब मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन रहा है धीरे धीरे, कई सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हमको मिल रहे हैं, तो धीरे धीरे ये और आगे बढ़ने वाला है और इसमें और ग्रोथ के चांसेस हैं। इस तरह से आप चाहें तो किसी एक पॉजिटिव नोट पर अपनी कहानी को एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आई एम होपिंग कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो इससे फायदा मिल रहा होगा और प्रैक्टिस करते रहिए अपने लेवल पर। See you again. Thank you.